वो बम्बई की रहने वाली थी। उसे बचपन ही से रक्स का शौक था, जो आखिरकार उसे नाइट क्लबों तक ले गया। वो अच्छी रकासा नहीं थी, लेकिन उसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था। तकरीबन 2 साल पहले एक नाइट क्लब में उसकी वजह से 2 गिरोहों में हंगामा हो गया था, जिसमें एक आदमी मारा गया था। उस हंगामे में अगरचे वो मुलव्विस नहीं थी, लेकिन पुलिस ने उसे भी शामिल तफ्तीश कर लिया था। चंद महीनों बाद उसे बेकसूर समझकर उसका नाम केस से खारिज कर दिया गया। वो अगरचे बेकसूर थी, लेकिन हंगामे की बुनियाद चूंकि वही बनी थी, इसीलिए उसे डर था कि दोनों में से कोई पार्टी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसलिए वो बम्बई से भागकर जयपुर आ गई। यहाँ वो कई महीनों तक छोटे छोटे नाइट क्लबों में प्रोग्राम करती रही और फिर एक रोज वो बम्बई में हंगामे के दौरान मारे जाने वाले की पार्टी के 2 आदमियों के नजरों में आ गई, जिन्होंने उसे अगवा करने की कोशिश की, मगर इत्तेफाक से सतीश मेहता के हाथ लग गई। सतीश मेहता उन दिनों छुट्टी पर जयपुर गया हुआ था। सुशील ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सतीश ने उसे अपने पास रखने की पेशकश की, जिसे उसने कबूल कर लिया। सुशील का ख्याल था कि सतीश चूंकि एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उसे किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। सतीश उसे मकराना ले आया और वो रखेल के तौर पर उसके साथ रहने लगी। वो पिछले 6 महीनों से उसके साथ थी और इस जिंदगी से मुतमईन थी। एक मौके पर मैंने सुशील से रोशन बाबू और सतीश मेहता के वीडियो फिल्मों के मुश्तरका बिजनेस के बारे में पूछने की कोशिश की थी, मगर वो टाल गई। मैंने भी इसरार नहीं किया। उससे अगले रोज शाम से जरा पहले रोशन बाबू भी पहुंच गया। नरगिस उसके साथ नहीं थी, अलबत्ता एक और आदमी था जिसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। दराज कामत, खूबरू और स्मार्ट आदमी था। रोशन बाबू से गुफ्तगू के दौरान पता चला कि शहर में हमारी तलाश अब भी जारी है, मगर उससे हमें कोई खतरा नहीं है। पुलिस में सतीश मेहता वाहिद आदमी है जो हमारे बारे में जानता है, जबकि पुलिस और ब्लैक कैट्स हमारी तलाश में अंधेरे में टामक टोइयां मार रही हैं। रोशन बाबू और जोगिंदर नामी वो आदमी तकरीबन 1 घंटे तक हमारे पास बैठे रहे। मैंने नोट किया था, जोगिंदर इस दौरान बार बार कन्याकुमारी और रत्ना की तरफ देखता रहा था। उसकी नजरों में हवस की चमक नुमाया थी और फिर वो दोनों एक कमरे में घुस गए। ये कमरा शुरू ही से मुकफ्फिल था और इसकी चाबी शायद रोशन बाबू के पास थी। थोड़ी देर बाद मैंने भी उस कमरे में जाना चाहा था, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने 2-3 मर्तबा दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मैं वापस आ गया। रात का खाना हम सब ने इकट्ठे ही खाया था। जोगिंदर उस वक्त भी खा जाने वाली नजरों से रत्ना और कन्याकुमारी की तरफ देखता रहा था। खाने के बाद हम देर तक बातें करते रहे। 11 बजे के करीब खटूमल ने काफी पिला दी। काफी पीने के थोड़ी ही देर बाद मुझे अपने दिमाग पर बोझ सा महसूस होने लगा। यूं लग रहा था जैसे अचानक ही नींद गलबा पाने की कोशिश कर रही हो। मैंने सामने सोफे पर बैठी हुई रत्ना की तरफ देखा, वो भी ऊँग रही थी। मैंने रत्ना को हाथ से पकड़कर उठाया और अपने कमरे में आ गया और उसके साथ ही बिस्तर पर लेट गया। मेरी आंखें नींद से बंद हुई जा रही थीं और फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा और फिर अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मेरे पेट और सीने में हलचल सी मची हुई थी। यूं लग रहा था जैसे आंतें आपस में उलझ रही हों। सीने में बेपनाह जलन थी। सब खाया पिया हलक की तरफ उमड़ता हुआ महसूस हो रहा था और शायद इसी बेचैनी की वजह से मेरी आंख खुली थी, बल्कि आंखें पूरी तरह नहीं खुल पा रही थीं। दिमाग पर अब भी बेपनाह बोझ था और फिर अचानक ही यूं लगा जैसे कै हो रही हो। एक जोरदार उबकाई हुई और मैं उठकर बाथरूम की तरफ लपका। बड़ी जोरदार कै हुई। लगता था जैसे पेट और सीने में खौलता हुआ वो हलक को जलाता हुआ बाहर निकल रहा हो। मैं तकरीबन 10 मिनट तक बाथरूम में बैठा कै करता रहा। नाक और आंखों से भी पानी बह निकला था। कै हो जाने की वजह से मेरी हालत कुछ बेहतर हुई। पेट और सीने की बेचैनी कम हो गई और मेरी आंखें भी पूरी तरह खुल गईं। दिमाग का बोझ भी किसी कदर हल्का हो गया। मैं तौलिए से मुंह पोंछता हुआ बाथरूम से निकला तो नजरें बेड की तरफ उठ गईं और उसके साथ ही मैं उछल पड़ा। रत्ना बिस्तर पर नहीं थी।
मुझे याद नहीं था कि जब मैं बिस्तर से उठा था उस वक्त रत्ना मौजूद थी या नहीं। मैं कमरे से निकल आया, रत्ना को एक दो मर्तबा हौले से पुकारा मगर जवाब नहीं मिला। सुशील और कन्याकुमारी वाले कमरे में झांका तो मेरा दिमाग भक से उड़ गया। वो दोनों भी कमरे में नहीं थी। मैंने सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा, 12:30 बज रहे थे। मेरा ख्याल था कि शायद वो सब लोग बाहर टेरिस पर बैठे हों। मैं बाहर निकलने के लिए दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक बार फिर चौंक गया। दरवाजा अंदर से लॉक था, पिछला दरवाजा भी लॉक था। मैंने खटूमल को भी आवाजें दी मगर जवाब में खामोशी रही। मैंने तमाम कमरे देख डाले, ऊपर वाले कमरों को भी चेक कर लिया मगर वो लोग कहीं नहीं थे। मैं हैरान था कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी और फिर अचानक ही मुझे उस कमरे का ख्याल आ गया जहां शाम के वक्त रोशन बाबू और जोगिंदर गए थे। मैं ऊपर की मंजिल से नीचे उतरकर राहदारी में तेज तेज कदम उठाता हुआ उस कमरे के सामने आ गया। कमरे को बाहर से ताला नहीं लगा हुआ था। मैंने पहले हैंडल पर हाथ रखकर उसे घुमाने की कोशिश की मगर हैंडल ने हरकत नहीं की। हजमी कुफल लगा हुआ था। मैंने झुककर की होल से आंख लगा दी मगर इस तरह भी मकसद पूरा नहीं हुआ। की होल के अंदर की तरफ शायद चाबी लगी हुई थी या कोई ऐसी चीज थी जिससे अंदर झांकने की गुंजाइश नहीं रही थी। वैसे ना जाने मुझे ये यकीन क्यों हो गया था कि वो सब लोग उस कमरे में थे। मैं दरवाजे पर इधर उधर देखने लगा। चौखट पर ऊपर कॉल बेल की तरह का एक बटन लगा हुआ नजर आया। मैंने वो बटन दबा दिया। अंदर से घंटी बजने की आवाज सुनाई नहीं दी तो मैंने दूसरी मर्तबा बटन दबा दिया। इस मर्तबा भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मेरा ख्याल था कि ये घंटी का बटन नहीं था, किसी और मकसद के लिए लगाया गया था। मैं दरवाजे की तरफ पुश्त करके खड़ा राहदारी में इधर उधर देखने लगा। मेरे दिमाग में सनसनाहट बढ़ रही थी, किसी गड़बड़ का एहसास बढ़ता जा रहा था। मैं अपने ख्यालात में गरक था कि मेरे पीछे अचानक ही दरवाज़ा खुला। किसी का बाजू मेरी गर्दन पर लिपटा और मुझे एक जोरदार झटके से पीछे खींचकर जमीन पर गिरा दिया गया। मुझ पर यह उफ्ताद अचानक ही पड़ी थी और पुश्त के बल गिरते हुए मेरा सर किसी चीज से टकराया था जिससे मेरे मुंह से सिसकारी सी निकल गई और मेरा एक हाथ सर पर पहुंच गया। मेरे हवास भी एक लम्हे को मुख्तल हो गए थे और जब हवास बहाल हुए तो अपने सामने का मंजर देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मेरे सामने खटूमल राइफल ताने खड़ा था और उससे ज़रा हटकर एक स्टैंड पर वो मूवी कैमरा लगा हुआ था जो फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल होता है। कैमरा स्टैंड के करीब ही रोशन बाबू खड़ा था। उसके होठों पर बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट थी। मेरा रुख दरवाजे की तरफ था। अभी तक ये पता नहीं चल सका था कि मेरे पीछे कमरे में क्या है। मैंने दोनों कोहनियां ज़मीन पर टिकाकर उठने की कोशिश की तो रोशन बाबू ने अचानक ही आगे बढ़कर मेरी पसलियों पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। ये हमला भी मेरे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। मैं फिर पीछे गिर गया था। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। ये क्या रोशन बाबू? मैंने कहते हुए रोशन बाबू की तरफ देखा। उसके इस रवैये पर मेरे दिमाग में सनसनाहट सी होने लगी थी। उठकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा ये क्या है, रोशन बाबू ने कहा। इसके लहजे में हल्की सी गुर्राहट थी। मैं कोहनियों पर जोर देकर उठ गया। इस मर्तबा रोशन बाबू ने मुझे ठोकर नहीं मारी थी, ताहम खटूमल ने मुझे राइफल की जद पर ले रखा था। उसके चेहरे पर भी बेपनाह सफाकी थी। मैं जैसे ही उठकर सीधा हुआ, मेरा दिमाग भक से उड़ गया। पूरे जिस्म पर चींटियां सी रेंगती हुई महसूस होने लगीं। अब पूरा कमरा मेरे सामने था। बहुत वसीओ अरीज कमरा था और बहुत शानदार तरीके से आराज था। थोड़े फासले पर 2 बेड बिछे हुए थे। एक बेड पर कन्याकुमारी बेहिसो हरकत पड़ी थी। वो बेहोश थी और उसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई शय नहीं थी। दूसरे बेड पर रत्ना अकड़ू बैठी हुई थी। उसके जिस्म पर जेरे जामा था और चेहरे पर बेपनाह खौफ के तासुरात फैले हुए थे। बेड के दाईं तरफ जोगिंदर खड़ा था। उसके जिस्म पर भी कोई लिबास नहीं था। दाईं तरफ सुशील खड़ी थी। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख रत्ना की तरफ था।
तुम मेरा बिजनेस जानने के लिए बहुत बेचैन थे। रोशन बाबू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, देख लो, ये है मेरा बिजनेस और इसमें सतीश मेहता ही नहीं, उससे भी बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर शामिल हैं। मैं समझा नहीं रोशन बाबू। मैंने कहा, ये सब कुछ देखकर भी नहीं समझे तो दुनिया के सबसे बड़े घामड़ हो। रोशन बाबू ने कहा, ब्लू फिल्में बनाना ही मेरा बिजनेस है। हमारी मार्केट हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में फैली हुई है। मेरे इस बिजनेस में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। बाज़ ऐसे नाम भी इस बिजनेस से वाबस्ता हैं जिनके बारे में जानकर तुम्हें हैरत होगी। बहरहाल मैं तुम्हें अपने बिजनेस की तफसील नहीं बताऊंगा। तुम्हें तो बेहोश करने के लिए कॉफ़ी में लंबी डोज दी गई थी और तुम्हें सुबह से पहले होश में नहीं आना चाहिए था, लेकिन हैरत है कि सिर्फ 1 घंटे में होश में आ गए। बहरहाल अब यहाँ तक पहुँच गए हो तो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख भी लो। ये हमारी बहुत सी फिल्मों का हीरो है। उसने जोगिंदर की तरफ इशारा किया, फिर बात जारी रखते हुए बोला, हर फिल्म के लिए इसके लिए एक नई हीरोइन का इंतज़ाम करना पड़ता है। आज मेरा ख्याल था कि कन्याकुमारी को इस फिल्म की हीरोइन बनाया जाएगा, मगर वो साली बेहोश हो गई। तुम्हारी रत्ना देवी का प्रोग्राम बाद का था, मगर इस वक्त मजबूरन इसको लाना पड़ा। मगर ये भी बुज़दिल निकली, देख कैसे कांप रही है। रोशन बाबू, मेरे मुंह से बमुश्किल आवाज़ निकल सकी थी। तुमने हमें दोस्त कहा है, हमारी मदद की है, हमारी जान बचाई है, और ये मैंने अपनी जान खतरे में डालकर तुम लोगों को इसलिए पनाह नहीं दी थी कि तुम्हारी सेवा करता रहूं। रोशन बाबू ने जवाब दिया। वो अब से पहले बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। ये कन्याकुमारी, हमें इस जैसी हसीन लौंडियों की तलाश रहती है। कई महीने पहले ये मेरी नज़रों में आई थी। एक मर्तबा इसे अपनी कोठी में भी ले गया था, मगर ये भड़क कर भाग निकली। उसके बाद बीबी इसे राह रास्त पर ले आई और फिर ये मेरे शिकंजे में फंस गई। ये मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थी, मगर फिल्म बनाने को तैयार नहीं थी, और मैंने भी तय कर लिया था कि इसकी फिल्म ज़रूर बनाऊंगा। इस जैसी लौंडियों की फिल्में तो लोग बार बार देखते हैं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, उस रात जब मैं कोठी में पहुंचा तो कन्याकुमारी ने बारामदे ही में मुझसे मुलाकात की। उसने तुम लोगों के बारे में बताया। मुझे तो यही जानकर खुशी हुई थी कि कन्याकुमारी एक संगीन केस में फंस चुकी है, और फिर जब मैंने रत्ना को देखा तो मैंने तुम लोगों को पनाह देने का फैसला कर लिया। इसमें अगरचे हमारी जान को भी खतरा था, मगर लाखों का बिजनेस भी मेरे सामने था। मैंने अगले ही रोज़ अपने बिजनेस पार्टनर एसीपी सतीश मेहता को सूरत हाल से आगाह कर दिया। हम तो उन्हीं दिनों इन दोनों की ब्लूप्रिंट बनाकर तुम लोगों को वहां से भगा देना चाहते थे, मगर रत्ना बीमार हो गई और हमें कई रोज़ इंतज़ार करना पड़ा। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा, फिर बोला, अब 2 सूरतें हैं। इन दोनों को ब्लूप्रिंट तो हम बना ही लेंगे। अगर तुम लोग तावन करो तो हम उसके बाद तुम लोगों को बाहिफाजत यहाँ से दूर पहुँचा देंगे। बसूरत दीगर तुम लोगों को ब्लैक कैट्स के हवाले कर दिया जाएगा। मैंने मुसलमान समझते हुए तुम पर एतमाद किया, मगर तुम इन हिंदुओं से भी ज़्यादा जलील साबित हुए हो। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ के मुसलमान हिंदुओं से ज़्यादा जुर्म व गुनाह के दलदल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी ये हरकत निहायत घिनौनी और नाकाबिल माफ़ी है। तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। कौन देगा सज़ा? रोशन बाबू ने कहा, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा मफाद हिंदुस्तान की सलामती से वाबस्ता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हिंदुस्तान की सलामती को कोई ख़तरा हो, लेकिन कारोबार हमारा हक है, जायज़ या नाजायज़ यहाँ सब चलता है। नाजायज़ धंधों को रोकने वाले कानून के मुहाफिज हमसे ज़्यादा इन धंधों में मुलविस हैं, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, हमें कौन सज़ा देगा? तुम्हें इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। रोशन बाबू, मैंने उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए कहा, बेहतर है तुम इन लड़कियों को छोड़ दो, वरना क्या? रोशन बाबू ने मुझे घूरा। तुम पुलिस के पास जा नहीं सकते, इसलिए कि तुम इस वक्त हिंदुस्तान की पुलिस को सबसे ज़्यादा मतलूब हो।
मैं जब तुम्हें प्लेट में सजाकर बेला के सामने पेश करूंगा तो वो बहुत खुश होगी और मुझे यकीन है कि हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। ये तुम्हारी भूल है। मैंने कहा, मैंने कई महीनों से हिंदुस्तान की पुलिस और रॉ को नचा रखा है। ब्लैक कैट्स को ख़तरनाक तरीन फोर्स समझा जाता है, मगर उनमें से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होगा कि मुझे प्लेट में सजाकर बेला को पेश कर सकोगे। दोस्तों, इस किस्त का इख्तिताम यहीं किया जाता है। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।